गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पीओके की। पिछले एक हफ्ते से पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के बीच प्रमुख संपर्क काराकोरम राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरी तरह से बंद पड़ा है। ऊपरी कोहिस्तान के एक गांव हरबन में शुरू हुआ भारी विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है और अब ये प्रदर्शन एक संकट में बदल गया है, जिससे हज़ारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की सबसे महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आंदोलन की वजह है हरबन गांव के स्थानीय लोगों का आंदोलन, जिनकी जमीन इस डैम के लिए ली गई लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। आंदोलन की वजह से सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे हैं, जिससे दवाइयों और खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा और प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। सरकार ने भले ही दावे किए हों कि अरबों रुपए जिला प्रशासन के खाते में ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन स्थानीय लोग सालों से लंबित भुगतान और कम दरों की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 7वें दिन हरबन के स्थानीय निवासियों ने गिलगित बाल्टिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ने वाले प्रमुख बिंदु हरबन नाले पर काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया है। प्रदर्शनकारी नेता नियामत खान ने कहा कि हमारी ज़मीन जब्त कर ली गई है, लेकिन मुआवजा अन्यायपूर्ण था और इसमें बहुत देरी हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि ज़मीन के मालिकों को लगभग 3 अरब पाकिस्तानी रुपया बकाया है। इसमें से लगभग 2 अरब पाकिस्तानी रुपये पहले ही कोहिस्तान के उपायुक्त के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जबकि बाकी धनराशि अधिकारियों के मुताबिक जरूरी कानूनी औपचारिकताओं की वजह से पेंडिंग है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन दलीलों को खारिज करते हुए तत्काल मुआवजे की मांग की है। सिविल सोसाइटी के लोगों और स्थानीय कारोबारियों ने इस संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा, केपी और गिलगित बाल्टिस्तान जीबी प्रशासन पर लोगों की दुर्दशा और उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। गिलगित के व्यापारी मुफ्ती कुमैल ने कहा, जीबी और केपी के अधिकारियों को लोगों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। फंसे हुए परिवारों ने चेतावनी दी कि यदि गतिरोध जारी रहा तो क्षेत्र को मानवीय आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है। डायमर भाषा डैम पाकिस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीब 272 मीटर ऊंचाई वाला यह डैम दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम बनने जा रहा है। इसमें 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा 4500 मेगावाट की क्षमता से हर साल 18 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। साथ ही यह डैम सिंधु नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ से बचाव करेगा और तरबेला डैम की उम्र को करीब 35 साल तक बढ़ा देगा। पाकिस्तान ने जैसे देश जहां बिजली की कमी हमेशा से गंभीर समस्या ही है, उसके लिए परियोजना गेम चेंजर मानी जा रही है। इस डैम को बनाने में पूरा पैसा चीन लगा रहा है, इसलिए डैम बनने के बाद बिजली से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीन के खाते में जाएगा। ये हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका ने सोमवार को जापान में पहली बार अपनी मध्यम दूरी की टाइफॉन मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया है, जिससे चीन गुस्से में आग उगला हो गया है। अमेरिका ने अभी तक इस मिसाइल को दक्षिणी चीन सागर में चीन के एक और दुश्मन फिलीपींस में तैनात कर रखा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। रेजोल्यूट ड्रैगन 2025 नाम के युद्धाभ्यास के दौरान टाइफून मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है, जिसमें 20,000 जापानी और अमेरिकी सैनिक शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफून मिसाइल सिस्टम टॉमहॉक क्रूज मिसाइल 1600 किलोमीटर रेंज और SM-6 इंटरसेप्टर्स दाग सकता है, जिससे चीन के पूर्वी समुद्री तटीय इलाकों और रूस के कुछ हिस्सों तक मार कर सकता है। अमेरिका इसे अपनी फर्स्ट आइलैंड चेन स्ट्रेटजी का हिस्सा मानता है, जिसके तहत जापान, फिलीपींस और अन्य देशों के जरिए चीन की नौसैनिक और वायु शक्ति को सीमित करने की कोशिश की जाती है। टाइफून मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने वाली टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल वेड जर्मन ने मरीन कोर्प्स एयर स्टेशन इवाकुनी में ने लॉन्चर के सामने कहा, कई प्रणालियों और विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करके यह दुश्मन के लिए दुविधाएं पैदा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, जिस तेज गति से इसे तैनात किया जा सकता है वो हमें आवश्यकता पड़ने पर इसे शीघ्रता से अग्रिम रूप से तैनात करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि रेजोल्यूट ड्रैगन के बाद टाइफून जापान से रवाना हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि ये यूनिट आगे कहाँ जाएगी या जापान वापस आएगी या नहीं। पश्चिमी जापान में इस सिस्टम का अनावरण अप्रैल 2024 में फिलीपींस में इसकी तैनाती के बाद किया जा रहा है। इस कदम की बीजिंग और मॉस्को ने तीखी आलोचना की थी और अमेरिका पर हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। चीन ने जापान में टाइफून मिसाइल भेजने के अमेरिका के फैसले का कड़ा विरोध किया है। चीन ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नुकसान बताया है, जबकि रूस ने भी इसे फैसले पर गहरी आपत्ति जताई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका पहले ऐसे कदमों से बचता था क्योंकि जापान और वाशिंगटन दोनों ही चीन की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर सतर्क रहते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका और जापान न सिर्फ रियलिस्टिक जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बल्कि खुले तौर पर ऐसे हथियारों की मौजूदगी दिखाकर
चीन को संदेश दे रहे हैं कि किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए वे तैयार है। आपको बता दें कि टाइफून मिसाइल की खासियत यह है कि ये अगली पीढ़ी के जटिल हथियारों की तरह नहीं बल्कि मौजूदा टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसे आसानी से बड़े पैमाने पर तैनात किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश तेजी से मिसाइल तैनाती कर सकते हैं, चीन की बढ़ती मिसाइल क्षमता का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि चीन के पास पहले से ही सैकड़ों मिड रेंज मिसाइलें हैं जिन्हें अमेरिका अब तक रोक नहीं पाया था, क्योंकि INF-TT इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी ने वाशिंगटन को जमीन आधारित मिड रेंज मिसाइलें रखने से रोका हुआ था। 2019 में इस संधि के खत्म होने के बाद अमेरिका के हाथ खुले हैं और अब टाइफून जैसी सिस्टम तैनात कर एशिया में मिसाइल रेंज को तेज कर रहा है। ये बात करें राफेल की। भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। भारत के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट है जिनका इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। भारतीय वायुसेना की मौजूदा चुनौती किसी भी तरह जल्द से जल्द लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करना है। भारत ने 2016 में फ्रांस से जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे उससे तत्कालिक ज़रूरतों का कुछ हद तक समाधान तो हो पाया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। भारत MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमान खरीदने वाला है और इस टेंडर को हासिल करने के लिए बोइंग F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट को पेश कर रहा है, जबकि स्वीडन की डिफेंस कंपनी साब अपने ग्रिपेन ई फाइटर जेट के साथ मैदान में है और यूरो फाइटर टाइफून और रूस के Su-35 और MiG-35 भी भारतीय टेंडर का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा संभावना इस बात को लेकर है कि राफेल को ही चुना जाएगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल का प्रस्ताव भेजा है। दूसरी बात यह है कि अलग अलग फाइटर जेट का बेड़ा बनाने से सप्लाई चेन से लेकर कई तरह के ऑपरेशनल हथियारों के इंटीग्रेशन को हम ये जानते हैं कि कैसे राफेल फाइटर जेट की कीमत अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से काफ़ी ज़्यादा है। एक F-35 की कीमत करीब 110 से 120 मिलियन डॉलर है, जबकि एक राफेल की कीमत 190 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है। फिर भी फ्रांसीसी फाइटर जेट के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसे सुलझाने की सख्त ज़रूरत है। दरअसल भारतीय राफेल विमानों में तकनीकी रूप से पुरानी रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और राफेल के अपग्रेडेशन में सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात को लेकर है। इसे सवाल यह है कि क्या राफेल F-4 में GAN रडार है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा होने का दावा किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से साफ नहीं है। मॉडर्न एयर वारफेयर एडवांस एवियोनिक्स पर निर्भर करती है। किसी भी लड़ाकू विमान का ऐसा रडार उसका प्राथमिक सेंसर होता है। राफेल को चुनौती देने भारत के MRFA टेंडर में शामिल जो भी फाइटर जेट है उन सभी में गैलियम नाइट्राइड ऐसा रडार का इस्तेमाल किया गया है। इसके विपरीत भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल के पास RBE-2 ऐसा रडार है जो पुरानी गैलियम आर्सेनाइड GAAS टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इससे भारतीय बेड़े के प्रदर्शन में कमी आने की संभावना है। बात यह है कि अगर हम भारी भरकम पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर हम सामान की क्वालिटी के साथ समझौता क्यों करें। GAN वर्सेस GAS रडार में क्या अंतर है। GAN टेक्नोलॉजी पावर डेंसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी में GAS टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। इससे रडार लंबी दूरी तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, हाई रेजोल्यूशन देता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत भारतीय राफेल फाइटर जेट इस समस्या से जूझ रहे हैं। थील्स कंपनी की तरफ से GAN रडार अपग्रेडेशन में लगातार 8 साल की देरी ने भारतीय वायुसेना को योजना को नुकसान पहुंचाया है, खासकर जब चीन का J-20 पहले ही बड़े GAN ऐसा रडार के साथ ऑपरेट हो रहा है। तब यह तकनीकी अंतर और खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के समय GAN रडार टेक्नोलॉजी की खासियत का पता चलता है जब ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को काफ़ी आसानी से ट्रैक कर लेता है। इसलिए राफेल का मौजूदा GAS आधारित RBE-2 ऐसा रडार इन स्टैंडर्ड की बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी दिक्कत ये है कि भारत के पास कोई लोकल अपग्रेड फैसिलिटी नहीं है, जिसकी उसकी पूरी तरह से निर्भरता फ्रांस पर है। यह वही गलती है जो पहले MiG-21 और सुखोई अपग्रेड के दौरान भी भारत कर चुका है, जिससे भारतीय वायुसेना को दशकों तक विदेशी इंडस्ट्रियल शेड्यूल पर निर्भर रहना पड़ा है। भारत ने जब राफेल को चुना था तब से लेकर आज तक के जियो पॉलिटिकल हालात काफ़ी बदल चुके हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में अब हम मैन मशीन टीमिंग, AI इंटीग्रेशन और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर स्टैंडर्ड बन चुके हैं। इससे सवाल उठ रहे हैं कि भारत जो नया सौदा करेगा क्या उसमें लेटेस्ट रडार होगा या फिर भारत पुराने रडार को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ करेगा। ये बात करें नेपाल की। नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्री के रूप में रामेश्वर खनाल, ओम प्रकाश अरियाल और कुलमान घिसिंग को शपथ दिलाई गई। खनाल वित्त मंत्री, अरियाल गृह मंत्री और कुलमान घिसिंग ऊर्जा मंत्री बने। अरियाल के पास कानून मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रहेगी। घिसिंग के पास भी ऊर्जा के अलावा भौतिक पूर्वाधार, यातायात व शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। खनाल आर्थिक सुधार सुझाव आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और पूर्व सचिव भी रह चुके हैं।
अरियाल पेशे से वकील हैं। घिसिंग नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। ओली सरकार में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उनका नाम पीएम पद को लेकर भी चर्चा में था। इससे पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडवाल ने शुक्रवार देर रात कार्की को अंतिम सरकार का मुखिया नियुक्त किया और उन्हें रविवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। मंत्रिमंडल विस्तार पहले रविवार को होना था। उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण इसे स्थगित कर दिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की के पास 5 मार्च तक नए चुनाव कराने और प्रधानमंत्री के लिए पद खाली करने का समय है, जिसका चुनाव संसद द्वारा किया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले संबोधन में विनम्रता और जवाबदेही का एक कड़ा संदेश दिया और कहा कि उनका प्रशासन सत्ता का स्वाद चखने के लिए नहीं, बल्कि देश को स्थिर करने, न्याय की मांगों को पूरा करने और 6 महीने के भीतर नए चुनावों की तैयारी करने के लिए सत्ता में है। सिंह दरबार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्की ने कहा, मैं और मेरी टीम यहाँ सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपके सहयोग के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। कार्की ने परिवारों को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार मृतकों के शवों को उनके गृह जेलों तक पहुंचाने की मदद करेगी। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई तबाही, जिसमें निजी संपत्ति को नुकसान का भी शामिल है, को स्वीकार किया और कहा कि सरकार मदद के लिए आगे आएगी। उन्हें आगे कहा कि सरकार तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं की जांच करेगी। एक अधिकारी ने बताया कि नेपाल की विभिन्न जेलों से भागे कुल 79 कैदियों को सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न चौकियों के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। इन कैदियों में से 2 नाइजीरियाई, 1 ब्राज़ीलियाई और 1 बांग्लादेशी है। ये चारों विदेशी नागरिक 29 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। क्या कहते हैं स्थानीय लोग? स्थानीय निवासी सूर्य बहादुर श्रेष्ठ ने बताया कि पिछले हफ्ते की तुलना में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं लौटी है। कहना होगा कि हालात सुधर रहे हैं। हमें उम्मीद है, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि चुनाव समय पर होंगे। भरोसा ही हमारी उम्मीदों को मजबूत करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव समय पर होंगे। स्थानीय निवासी सविता सुरखेती ने बताया कि हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। लोगों की आवाजाही कम हो गई है। लोग अभी भी शोक मना रहे हैं। वे गहरे दुख में हैं। बिक्री पर बुरा असर पड़ा है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.